तो हम बात कर रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री की, मॉडर्न हिस्ट्री थ्रू एमसीक्यूज की बात कर रहे थे कि हम जो पूरे पूरे मॉडर्न हिस्ट्री है ना, उसको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट को हम देखेंगे, पूरे पूरे चीज़ों को देखेंगे, फैक्ट्स को देखेंगे थ्रू एमसीक्यूज। तो उसमें हमने पहले क्या देख लिया, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस देख लिया है। अब हम बात करने वाले हैं 1857 की, ठीक है। 1857 के वॉर की बात करेंगे, पीपल रेसिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश बिफोर 1857। 1857 में क्या हुआ था, एंड पोस्ट 1857, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्री INC फेज। तो ये तीन चीज़ यहाँ पे हम कवर करेंगे, इसके क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चन से पूरे पूरे फैक्ट्स यहाँ पे कवर हो जाएंगे यार, वही तो हमने करना है, ठीक है। बिकॉज चीज़ें पढ़ने से दिमाग में रहती नहीं है यार, दिक्कत ये है। बिकॉज प्रीलिम्स जो है सबसे टफेस्ट स्टेज है, सबसे पहला स्टेज है, जिसमें प्रीलिम्स में हार गया वो आदमी का कॉन्फिडेंस जो है बहुत नीचे चला जाएगा यार, और वहाँ से उठना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कि चीज़ें कैसे किए जाए, है ना, कम समय में ज़्यादा चीज़ों का कवर कैसे किया जाए। जैसे हम एक हफ्ते में पूरा मॉडर्न हिस्ट्री को रिवाइज करेंगे, तो यही तरीका है भाई, एग्जाम के 1 महीने पहले का 2 महीने पहले में, एक हफ्ते में कैसे रिवाइज करो, एक हफ्ते में भी ऐसे रिवाइज करो कि भाई कोई सा भी क्वेश्चन छूटे ना, जो भी आए बन जाए, ऐसे बनेगा भाई, पक्का बनेगा। कोशिश करके देखो, ट्राई करके देख लो, बनेगा बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 1 है, आनंद मठ अ हिस्टोरिकल नॉवेल रिटन बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सिविल अपराइजिंग। आनंद मठ जो है वो किसके ऊपर बेस्ड है भाई, आनंद मठ जो है इट इज बेस्ड ऑन व्हाट, इट इज बेस्ड ऑन सन्यासी रिवोल्ट, ठीक है। जो सन्यासी रिवोल्ट था भाई, है ना, उसके ऊपर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने क्या लिखा था, आनंद मठ लिखा था। ये ना 1770 में जो है ना, 1770 में हमारे पास देखने को मिला था फेमाइन ना, उसकी वजह से एक हार्श कंडीशन हो गया था, जिसकी वजह से जो सन्यासीस थे ईस्ट इंडिया के, वो यहाँ से वहाँ घूमते थे और उनके खिलाफ, ब्रिटिश के खिलाफ बताते थे ये है वो है ना, उनके खिलाफ ये बताते थे, फकीर बन के ये चलते थे, है ना। इसमें दोनों का इक्वल पार्टिसिपेशन था, हिंदू एंड मुस्लिम का। तो ये हमारे पास इस समय सन्यासी रिवोल्ट के समय हमारे पास आनंद मठ लिखा था, एक नॉवेल लिखी थी किसने, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, ओके, सन्यासी रिवोल्ट के समय। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू। देखो आप पढ़े रहोगे ना तो आपको दिमाग में आएगा नहीं यार, सब चीज़ 4 ऑप्शन दिखेंगे ना, तो ये भी आसान क्वेश्चन है, बट टफ क्वेश्चन कुछ होते हैं मैच द कॉलम वाले, है ना। यूपीएससी तो अब सारा क्वेश्चन पूछती नहीं है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछती है, और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन तभी सही होंगे जब आपको पूरा एग्जैक्ट आंसर पता हो, और एग्जैक्ट आंसर तभी पता हो जब आपने उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किया हो, वरना गलत हो जाता है, कंफ्यूजन में आदमी गलत कर देता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू सोशल रिलीजियस अपराइजिंग। सोशल रिलीजियस अपराइजिंग के बारे में बात करनी है। सोशल रिलीजियस अपराइजिंग के बारे में हमसे क्या पूछा गया है, करेक्ट पूछा गया है, वहाबी मूवमेंट वॉज इस्लामिक रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट दैट ऑल्सो एडवोकेटेड वेस्टर्न लर्निंग। जो वहाबी मूवमेंट था वो एक रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट था क्या, नो इट इज़ नॉट अ रिफॉर्मिस्ट, बदलाव लाने की बात नहीं करता था, इट इज़ अ रिवाइवलिस्ट मूवमेंट, जो पुराने चीज़ें हैं उसी को रिवाइव करने की बात करता था, ठीक है। वहाबी मूवमेंट जो है एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था, इस्लामिक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था ये, ठीक है, नॉट अ रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट, ठीक है। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। वहाबीज डिक्लेयर्ड जिहाद अगेंस्ट सिख किंगडम ऑफ पंजाब एंड अटैक्ड इंग्लिश पावर इन द रीजन। बिल्कुल सही बात है, जो सिख किंगडम उसके खिलाफ जिहाद वॉज डिक्लेयर्ड। जिहाद का मतलब क्या होता है यार, सिख किंगडम मतलब जिहाद मतलब होता है संघर्ष करना, ठीक है। तो वो सिख किंगडम के खिलाफ यहाँ पे इंग्लिश पावर के खिलाफ, है ना, लड़ाई जंग करना चालू कर दिया इन्होंने। सिख मूवमेंट अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ बाइकॉटिंग इंग्लिश लॉ इवन बिफोर स्वदेशीज। बिल्कुल सही बात है, जो स्वदेशी मूवमेंट हुआ था भाई 1905 से 7 से स्टार्ट हुआ था, उससे पहले ही सिख ने जो किया करना चालू कर दिया था, बाइकॉट, जो इंग्लिश के लॉस थे उसको उससे पहले ही बाइकॉट करना स्टार्ट कर दिया था, ओके। जैसे कि हमारे पास काका मूवमेंट है जिसको बाबा राम सिंह लेड करते थे, है ना, जहाँ पे ये स्वदेशी एंड नॉन कॉपरेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो कुकास ने ही तो यहाँ पे प्रमोलगेट किया था यार। ये इंपॉर्टेंट है, सब कुछ ऐसी चीज़ें जो कि बाहर से आगे बोलते हैं, लोग पढ़ते नहीं है चीज़ों को ध्यान देते नहीं और बोलते हैं यार हम बाहर से आगे क्वेश्चन, बाहर से कुछ नहीं आता भाई, सब कुछ सिलेबस से आता है, आपने नहीं पढ़ा तो क्या कर सकते हैं। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा C2 and 3 ओनली। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि बेसिक चीज़ें हैं, NCERT की चीज़ें हैं जो कि हम कवर कर रहे हैं यार।
क्वेश्चन नंबर 3 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू उल गलान। तो बच्चे को पता होना चाहिए क्योंकि प्रीवियस ईयर आया तो देखो प्रीवियस ईयर रट लेते हैं, लेकिन रटना नहीं है प्रीवियस ईयर में क्या है, उससे हमको सीखना है कि हाँ क्वेश्चन आते कैसे। अब उल गलान तो फिर से आएगा नहीं, हमारे पास यूपीएससी क्या करेगी, उल गलान क्यों आया गया उसको आप समझ जाओगे तो उससे चीज़ें जो है वो हमको देखने को मिलेगा। उल गलान का मतलब क्या है भाई, ये बिरसा है ना, बिरसा मुंडा का रिवोल्ट को हम क्या बोलते हैं, उल गलान बोलते हैं। तो सब बच्चा जान लेता, अगर बिरसा मुंडा रिवोल्ट बोलते तो सब जान लेते, लेकिन उल गलान जब पूछा ना तो लोग कंफ्यूज हो गए ये कौन सी चीज़ आ गई। बट यही तो हमको समझना है क्वेश्चन से भाई, एक क्वेश्चन के अलग अलग पहलू होते हैं पूछने के। सो उल गलान या फिर बिरसा मुंडा रिवोल्ट या फिर ग्रेट टिमुल्ट बोलते हैं इसको। इट अकर इन द छोटा नागपुर रीजन, बच्चे को पता है, बिल्कुल सही बात है। चक्र बिसोई वॉज द मेन लीडर ऑफ द मूवमेंट, क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई? अभी तो मैंने बोला कि बिरसा मुंडा रिवोल्ट है तो बिरसा मुंडा इसको लीड करते थे, नॉट चक्र बिसोई। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट वॉज पास एज रिजल्ट ऑफ द उल गलान रिवोल्ट, क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई? बिल्कुल सही बात है। जो छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट था जहाँ पे हमारे पास जो बेगार था ना उसको एबॉलिश कर दिया गया, ठीक है ना। और 1903 में ये टेनेंसी एक्ट पास हुआ है, बिल्कुल सही बात है। बेगार क्या, फोर्स लेबर। ओके तो कट हमसे पूछा गया, कट जाएगा 1 और 3, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर विद रेफरेंस टू ट्राइबल अपराइजिंग इन देयर लीडर्स। कुछ ट्राइबल अपराइजिंग्स की बात करनी है, उनके लीडर्स के साथ इनको मैच करना है, ठीक है। सो कोंड अपराइजिंग के जो लीडर थे वो कौन थे भाई यहाँ पे ना, बिरसा मुंडा था क्या? नहीं, चक्र बिसोई और बिश्नोई। चक्र बिश्नोई इज द लीडर ऑफ कोंड अपराइजिंग, जो कि कब हुआ था अपने पास, तमिलनाडु के अंदर हुआ था, बिल्कुल ठीक है ना। मतलब ये तमिलनाडु से बंगाल तक एक्सटेंड करता था, है ना। ये हमारे पास 1837-56 तक हुआ, उसके बाद 1914 में हुआ, ठीक है। खासी अपराइजिंग के जो लीडर थे वो दादू मियान थे क्या? नो, खासी अपराइजिंग जो था ना उसके लीडर कौन थे यहाँ पे, तीरथ सिंह। रामसुई अपराइजिंग के लीडर कौन थे यहाँ पे, उमाजी नायक, बिल्कुल सही बात है। करेक्ट हमसे पूछा गया, कट जाएगा B3 ओनली। तो खोंद अपराइजिंग आपसे पूछेगा तो खोंद अपराइजिंग जिसमें हमारे पास जिसका ड्यूरेशन अगर कोई आपसे पूछे तो 1837 से 56 तक चला, फिर 1914 में हुआ। एंड जनरली ये हिली एरियाज में होता था, जिसको हम बोलते थे खोंद अपराइजिंग, ठीक है। एंड खासी अपराइजिंग हमारे पास ईस्ट इंडिया कंपनी के जो खासी गारो खासी जयंतिया हिल्स है ना वहाँ पे हुआ था खासी अपराइजिंग, ठीक है। और इसके जो लीडर थे वो तीरथ सिंह थे। क्वेश्चन नंबर 5 है कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स विद रेफरेंस टू द सिविल अपराइजिंग। हमको बात किसकी करनी है, सिविल अपराइजिंग की बात करनी है। नारकेल बिरिया अपराइजिंग, हमको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है ये सबको, ठीक है। तो हमको डेट याद होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो सन्यासी रिवोल्ट का बच्चे को पता होना चाहिए भाई। सन्यासी रिवोल्ट एक ड्यूरेशन था भाई सन्यासी रिवोल्ट का, दैट इज 1763। सबसे पहले 1763 से 1800 तक सन्यासी रिवोल्ट देखने को मिला, है ना। 1770s में हमारे पास फेमाइन की वजह से, तो ऐसे याद रख लो। उसके बाद है नारकेल बिरिया अपराइजिंग। जो नारकेल बिरिया अपराइजिंग था 1831 में हुआ था, ठीक है। जो सूरत साल्ट एजिटेशन था 1840s में हुआ था, सूरत साल्ट एजिटेशन। एंड मुक्ति लरिया मूवमेंट कब हुआ था, मुक्ति लरिया मूवमेंट जो था वो 1858 से 1850 और 1895 के राउंड हुआ था। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट हो जाएगा 2 के बाद 1 के बाद 4 के बाद 3, 2 1 4 3, आंसर हो जाएगा 5 का सी। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाइट म्यूटनी इज इन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया वॉज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। व्हाइट म्यूटनी किसके साथ रिलेटेड है ये हमसे पूछा गया है। इट इज रिलेटेड टू, है ना, देयर वॉज अ रिसेंटमेंट अमंग द ब्रिटिश आर्मी ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था, है ना, वहाँ से जो पावर था वो जो ब्रिटिश क्राउन तब गया, तो वहाँ पे क्या था, ब्रिटिश के बीच में ब्रिटिश आर्मी में थोड़ा सा नफरत था एक तरह से, है ना, एक तरह से विद्रोह की भावना थी, उसके लिए यहाँ पे वाइट म्यूटनी देखने को मिला, उसी को टर्म दिया था वाइट म्यूटनी।
क्वेश्चन नंबर 7 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू लैक्टूना ऑफ सिपोई म्यूटनी ऑफ 1857। जो सिपोई म्यूटनी हुआ था इसको हम रिवोल्ट ऑफ 1857 भी बोलते हैं। उसमें क्या क्या लैक्यूनास थे, क्या क्या दिक्कतें थी, ये हमको बताना है भाई, ठीक है। सो दे लैक्ड कोहेरेंट आइडियोलॉजीज एंड पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव, बिल्कुल सही बात है, एक तरह से है ना, उतने ज़्यादा पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव नहीं था यहाँ पे, एक फॉरवर्ड प्रोग्राम नहीं था, है ना, सोसाइटल अल्टरनेटिव नहीं थे इनके पास। सो इट इज़ करेक्ट। बिग जमींदार्स पार्टिसिपेटेड एंथुसियास्टिकली अलॉन्ग विथ सिपोई, ना भाई ना, यहाँ पे बिग जमींदार को फायदा किससे मिलता था, अंग्रेजों से, तो अंग्रेजों के खिलाफ कैसे लड़ सकते हैं यार, है ना। और इसी को जो कैनिंग थे उस समय, जो 1857 में जो 1856 में जो 1857 में जो जनरल थे, गवर्नर जनरल कैनिंग, उसने बोला कि देखो जो बिग जमींदार से, है ना, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, ये क्या था, एक तरह से एक ब्रेक वाटर था, है ना, इट रूल्स, है ना, इट कॉल एज द रूलर्स एज द ब्रेक वाटर। अगर ये जो तूफान की लहर चली थी, अगर इसमें ये जमींदार इन्वॉल्व हो जाते, है ना, तो अगर ये हमारे पास बहुत खतरनाक लड़ाई हो जाती, बट ये एक ब्रेक वाटर जैसे काम किए, जमींदार से इन्वॉल्व नहीं हुए वो। एजुकेटेड इंडियंस ऑल्सो सपोर्टेड दैम होल हार्टेडली, ना, एजुकेटेड इंडियंस भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे, बिकॉज जो एजुकेटेड इंडियन है वो ये मानते थे कि जो ये ब्रिटिश रूल है ना, वो क्या सोचते थे कि ब्रिटिश रूल जाके बाद में क्या होगा, बाद में मॉडर्नाइजेशन होगा, है ना, और अगर हमने लड़ाई की तो हमारा कंट्री बैकवर्ड हो जाएगा, सब एजुकेटेड इंडियन सोचते थे उस समय। तो इन कट हमसे पूछा गया है, इन कट हो जाएगा डी 2 and 3 ओनली। तो यहाँ पे हमने क्या देखा भाई, क्वेश्चन देखे फ्रॉम, है ना, पीपल्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश बिफोर 1857। तो टोटल 7 क्वेश्चन थे। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, जो कि क्या है, बिफोर रिवोल्ट ऑफ 1857। ओके, तो बिफोर रिवोल्ट ऑफ 1857 से क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू मुगल किंगडम आफ्टर द औरंगजेब कंसिडर द फॉलोइंग, ठीक है। मुगल किंगडम का क्या हुआ भाई औरंगजेब के बाद, बहादुर शाह वन अडॉप्टेड अ कन्फ्रंटेशनिस्ट पॉलिसी टुवर्ड राजपूत, है ना, ये जो कॉन्फ्रंटेशनिस्ट पॉलिसी थी, क्या बहादुर शाह वन ने अपनाया था भाई, ना, इन्होंने एक पॉलिसी अपनाया था, जिसको क्या बोलते हैं, कंसिलिएशन टुवर्ड राजपूत, है ना, पॉलिसी ऑफ कंसिलिएशन, नॉट कॉन्फ्रंटेशनिस्ट पॉलिसी, ओके, है ना। ये राजपूत के साथ यहाँ पे, है ना, क्या कॉन्फ्रंटेशनिस्ट पॉलिसी अपनाया था। कॉन्फ्रंटेशनिस्ट मतलब एक तरह से दोनों का समान पॉलिसी अपनाया था क्या, ना भाई ना, दोस्ती भाईचारा का पॉलिसी अपनाया था क्या, ना। शुरू में तो पहले 2 राज्यों को क्या कर लिया, है ना, एनेक्स कर लिया, उसके बाद यहाँ पे कंसिलिएशन मतलब भाईचारा वाला, है ना, सब साथ मिल के रहेंगे, कंसिलिएशन या फिर पैसिफिकेशन वाला, है ना, कि हम साथ में मिलजुल के रहेंगे, है ना, उनको वो करने के लिए कि हाँ साथ साथ रहेंगे ऐसा बोल के, है ना, पीस एग्रीमेंट बाद में साइन कर लिया। इजरा वॉज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द रीजन ऑफ जहानदार शाह। इजरा जो था, है ना, दैट इज रिवेन्यू, जो कि फार्मिंग के ऊपर एक तरह से, है ना। इस इजरा सिस्टम में क्या होता था भाई, इजरा सिस्टम में जो मिडिल मैन होते थे ना, उनसे क्या करते थे, एक तरह से टैक्स कलेक्ट करते थे ब्रिटिश, ठीक है ना, मुगल्स, है ना, ब्रिटिश टाइप यहाँ पे टैक्स कलेक्ट करते थे। और ये जो मिडिल मैन थे ये पीजेंट से, तो एक प्रकार से पीजेंट का यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन होने लगा था। तो ये इजरा सिस्टम यही है, रिवेन्यू फार्मर्स या फिर मिडिल मैन से। बहादुर शाह वन वॉज कॉल्ड शाह आई बहाबर, है ना। तो जो देखो जहानदार शाह के समय इंट्रोड्यूस किया गया था इजरा, बिल्कुल सही बात है। एंड बहादुर शाह वन जो कि रूल किए थे 1707, जो कि औरंगजेब मरा था उससे 1712 तक, वॉज कॉल्ड शाह आई बखाबर, बिल्कुल सही बात है। बिकॉज इनको शाह आई बखाबर क्यों बोलते थे, बिकॉज ये हर आदमी को ना डिफरेंट नाम देते थे, डिफरेंट टाइटल्स देते थे, रिवॉर्ड देते थे, इसलिए। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा 2 and 3, आंसर हो जाएगा बी।
ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है, विथ रेफरेंस टू अवध कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमको बात करनी है अवध की। सादत खान वॉज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ अवध बाय मुगल एम्परर अहमद शाह। सादत खान को अपॉइंट किया था गवर्नर ऑफ अवध। बिल्कुल सही बात है कि जो सादत खान थे उनको गवर्नर ऑफ अवध बनाया गया था, बट नॉट बाय अहमद शाह, है ना, इट इज़ बाय मोहम्मद शाह, जो एकदम रंगीले टाइप के थे, एकदम रंगीले मिजाज के, दुनिया की ऐसा आराम में ज़िंदगी जीना चाहते थे ये आदमी, है ना। द ट्रीटी ऑफ फैजाबाद वॉज साइन बिटवीन शुजा-उद-दौला एंड द ब्रिटिश। ये ट्रीटी ऑफ फैजाबाद था उसको असफ उद-दौला और ब्रिटिश ने साइन किया था, नॉट शुजा-उद-दौला, एंड इट इज असफ उद-दौला एंड ब्रिटिश के अंदर यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग थे। दिस इज इनकरेक्ट। सादत खान साइन द सब्सिडरी ट्रीटी विद द लॉर्ड वेलेस्ली इन 1801। कि स्टेटमेंट सही है भाई? सादत खान ने साइन नहीं किया था भाई, इसको सादत खान का बेटा सादत अली खान, है ना, उसने साइन किया था विद वॉरेन वेलेस्ली। सो तीनों इनकरेक्ट हैं। सादत खान और सादत अली खान डिफरेंट है, तीनों इनकरेक्ट। आंसर हो जाएगा डी 1 2 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 3 हमसे बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला नंबर का स्टेटमेंट क्या है यार? पहला नंबर का स्टेटमेंट है लॉर्ड क्लाइव रिप्लेस्ड मीर जफर एज गवर्नर ऑफ बंगाल इन 1760 इन प्लेस ऑफ मीर काजिम। क्या लॉर्ड क्लाइव ने रिप्लेस किया था बे? हाँ है, लॉर्ड क्लाइव ने रिप्लेस किया था गवर्नर जनरल के फॉर्म में मीर जफर को? ना भाई ना, उस समय तो लड़ाई हुआ नहीं था यार। मतलब देखो, सही बात है कि मीर जफर को रिप्लेस कर दिया गया था, है ना, सही बात है, मीर जफर को रिप्लेस कर दिया गया था, है ना, एज अ गवर्नर विथ हुम मीर काजिम। बट उस समय ना क्लाइव को हटा दिया गया था। उस समय गवर्नर जनरल क्लाइव नहीं था भाई। इस समय जो ये फेज था 1760 वाला, है ना, इस समय जो 1760 से जो गवर्नर जनरल 65 तक, उस समय गवर्नर जनरल कौन था भाई? वेंसीटाट, है ना। उसके बाद फिर से गवर्नर जनरल के फॉर्म में लॉर्ड क्लाइव आ गया, बट इस समय गवर्नर जनरल कौन था? वेंसीटाट। सो दिस इज इनकरेक्ट। बैटल ऑफ प्लासी मेड द मुगल एम्परर प्रिजनर्स ऑफ ब्रिटिशर। बिल्कुल सही बात है यार, एक तरह से वो प्रिजनर्स ही बन गए। हाँ, बैटल ऑफ बक्सर से हुआ था ना, नॉट प्लासी, है ना, पूरा तौर पे उनके हाथ में आ गए थे ना। बैटल ऑफ प्लासी के बाद नहीं आया था, बैटल ऑफ बक्सर के बाद। देखो ये क्वेश्चन आप समझोगे कैसे कैसे अजीब अजीब क्वेश्चन आ रहा है भाई। देखो आप जब क्वेश्चन यूपीएससी हिस्ट्री से बनाएगी ना, तो इसी पर कैसे हैं, वो आदमी नहीं हो जो कि छोटा मोटा हलवा क्वेश्चन बना देगी, हाँ भाई बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था 1757। अरे भाई वो क्वेश्चन नहीं आने वाले, स्टेटमेंट वाले ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आपको लगेगा ये रिप्लेस किया था, तो यही क्वेश्चन आने वाला है, यही टेक्निकल क्वेश्चन आने वाला है। आपको ऐसी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी जाके आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, वरना कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे करेक्ट कोई सा भी नहीं, आंसर जाएगा नॉर 1 और 2। देखो वो एग्जामिनर हमसे क्या चाह रहा है यहाँ पे कि भाई उस बच्चे को ये पता है कि नहीं 1857 में जो प्लासी का वॉर हुआ था, उसके बाद लॉर्ड क्लाइव जो था, है ना, 1760 में हटा दिया गया था, उसको ये पता है कि लोगों को, इसीलिए क्वेश्चन दिया गया है ये, है ना। तो बिकॉज हलवा वाली क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछती यार। क्वेश्चन नंबर 4 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अम्बोयना मासाकर इन 1623। देखो भाई ये सब क्वेश्चन इसलिए, अब जो दो आदमी रहेंगे बोलेंगे यार ये क्वेश्चन आते नहीं बनाऊंगा, मत बना भाई, मत बना। लेकिन जो आदमी रहेगा इसको बना लिए रहेगा और क्वेश्चन में इस पर आया वो सही कर देगा। हमारा यहाँ पे एम नहीं है कि जो आपने पढ़ा वो बनाए, यहाँ पे हमारा एम है कि जो क्वेश्चन लोग कवर नहीं करते, जो क्वेश्चन बुक्स में नहीं आ जाते, बुक्स में टॉपिक नहीं होते, लेकिन क्वेश्चन बना के वो चीज़ दिमाग में घुस जाती है। अब याद रहेगा भाई 1760 से 65 तक कौन था? लॉर्ड क्लाइव नहीं था। दिमाग में कहीं तो रहेगा, कहीं पॉइंट में तो रहेगा, जब क्वेश्चन आएगा तो हम कहीं तो अप्लाई कर पाएंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 4 क्या? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, है ना। अम्बोयना मैसेकर इन 1623 इज रिलेटेड टू डच विच हैपन इन मलेशिया। अम्बोयना मैसेकर कहाँ पे हुआ था भाई? अम्बोयना मैसेकर कहाँ पे हुआ था? इंडोनेशिया में हुआ था, नॉट इन मलेशिया, ठीक है। जहाँ पे 10 इंग्लिश मैन, 10 जापानीज, एक पोर्तुगीज को मार दिया गया था,
है ना। डच डिड नॉट हैव एनी ट्रेडिंग पोस्ट यूनाइटेड प्रोविंस एंड बिहार, गलत बात है भाई, इनके पास यूपी और पटना के अंदर भी ट्रेडिंग पोस्ट था, है ना। सो ये इनकरेक्ट है, करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट तो कोई सा भी नहीं, neither वन नॉट टू। क्वेश्चन नंबर 5 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कैप्टन विलियम हॉकिंग वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ जहांगीर, जिस समय जहांगीर थे, जहांगीर मतलब मुगल एम्पायर, उस समय कैप्टन विलियम हॉकिंग थे क्या? बिल्कुल सही बात है, बिकॉज एट सूरत, अगर हम बात करें सूरत में 1608 में, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, 1608 में सूरत में पहला, है ना, हेक्टर आया था शिप, जिसमें कौन आए थे? विलियम हॉकिंग आए थे, ठीक है। हेक्टर नाम की शिप में पूरा कहानी बता रहा हूँ, हेक्टर नाम की शिप में कौन आया था? विलियम हॉकिंग। और उस समय इंडिया के अंदर मुगल एम्पायर कौन थे भाई? यहाँ पे जहांगीर, ठीक है। इसलिए उन्होंने फैक्ट्री पहली बनाई थी यहाँ पे नेगोशिएशन करके, तो पहला सही है। किंग जेम्स वन सेंट थॉमस रो एज एन एम्बेसडर टू कोर्ट ऑफ औरंगजेब, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि इस प्रकार से दो चीज़ हैं, थॉमस रो का एक डिटेल, थॉमस रो एक इम्पॉर्टेंट है, और हमारे पास विलियम हॉकिंग इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो सर जेम्स वन थे ना, उन्होंने थॉमस रो को सेंड किया था, बट नॉट एज एन एम्बेसडर टू द औरंगजेब कोर्ट, बट दोनों जो थे जहांगीर के समय ही थे, ठीक है। तो 1615 में आया था, ये 1615 में आया था, है ना। और 1615 में हमारे पास राज कौन कर रहे थे भाई? जहांगीर ही। दो चीज़ याद रखना, विलियम हॉकिंग एंड थॉमस रो, ये इंपॉर्टेंट है, दोनों एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, और ये कन्फ्यूजन करता है लोगों को, विलियम हॉकिंग पहले आया था कि थॉमस रो? तो विलियम हॉकिंग शिप में आया था भाई पहली बार 1608 में आया था, उस समय भी जहांगीर ही था, है ना। थोड़ा जगह कमी है बट यहीं पे लिख रहा हूँ, बट आप समझ लेना, नोट्स में आते जाना भाई। थॉमस रो, इसको फिर बार रिवाइज करना, थॉमस रो 1618 में 1615 में आया था यार, और उस समय भी जहांगीर था, ठीक है। और इसको भेजा कौन था भाई? थॉमस किंग जेम्स वन। ये इंपॉर्टेंट है, किंग इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ कब आया था, किसके समय आया था, वो इंपॉर्टेंट है। सो ये हो गया, दोनों सही है भाई यहाँ पे। ऐसा थोड़ी, ये सेकंड वाला तो गलत हो जाएगा, करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट जाएगा ए, वन ओनली, ओके। ना क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है, विद रेफरेंस टू द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम ऑफ लैंड रिवेन्यू पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश, हमको बात किसकी करनी है? परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम की बात करनी है। हेरिडिटरी राइट्स ऑफ जमींदार वे रिकॉग्नाइज एज एब्सोल्यूट एंड कैन नॉट बी एनल्ड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, गलत बात है भाई, है ना। ये जो हेरिडिटरी राइट्स थे, है ना, वे रिकॉग्नाइज एज द ओनर ऑफ द लैंड, है ना, देयर वर हेरिडिटरी राइट्स ऑफ सक्सेशन, बट, है ना, उनको लिया जा सकता है भाई, है ना, उनको छीना जा सकता है उनसे, है ना, जब तक वो, ये यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है, जब तक आपने जो पेड है ना टैक्स, जो आप कलेक्ट करे हो, रेवेन्यू कलेक्ट करे हो, जब तक आप सरकार को दे पा रहे हो, मतलब सरकार मतलब ब्रिटिश को दे पा रहे हो, तब तक आपके पास ये राइट्स रहेंगे। और जिस दिन आप फेल होगा देने में, तो आपको ये आपसे ये ले लिया जाएगा और इसको ऑक्शन कर दिया जाएगा, याद रखना। इट कैन बी अनल्ड इफ दे डू नॉट पे रिवेन्यू, है ना, और इसको क्या कर जाएगा, गेट, है ना, इसमें इसको ऑक्शन कर दिया जाएगा, याद रखना, ऑक्शन कर दिया जाता है। द जमींदार नीड टू गिव, ओके, और जमींदार नीड नॉट गिव अ टीनेंट अ पट्टा, आज भी हमारे पास पट्टा वाला टाइम डिस्क्राइब होता है, पट्टा मतलब आपका अधिकार, ठीक है। सो जमींदार नीड नॉट गिव टीनेंट अ पट्टा डिस्क्राइबिंग द एरिया ऑफ द लैंड गिवन टू हिम एंड द रेंट ही हैड टू पे द लैंडलॉर्ड, गलत बात है भाई। जमींदार हैड ऑल्सो टू गिव द टीनेंट अ पट्टा, जिसमें वो बताता है कि हाँ आपका ये ज़मीन है, आप इसमें काम करना है और इसमें आपको ये रेंट देना है ना। और उस समय जो लैंड, है ना, उस समय जो अमाउंट फिक्स था जिसको लैंडलॉर्ड को देना पड़ता था, वो फिक्स था भाई, 10th of 11th, है ना, इतना पैसा देना पड़ता था भाई, 10 तिहाई, 10, है ना, इसमें से 10/11 टू दी गवर्नमेंट एंड 1/11 टू दी जमींदार्स, जितना कलेक्ट किया है वो आदमी उससे। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट तो कोई सा भी नहीं है, नाइदर वन नॉट टू इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू बंगाल इन 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी मतलब पिछले वीडियो में मैंने कुछ अलग बोल दिया था, है ना। 18th सेंचुरी मतलब होता है 1701 से लेके 1800 तक, यार पिछले बारे में थोड़ा सा क्या कंफ्यूजन, बहुत दिन से दिमाग में नहीं था इसीलिए घूम गया था, हाँ। बट 18th सेंचुरी मतलब 1701 से लेके 1800 तक बात कर रहे हैं हम, है ना, बिफोर 1857 की बात कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हुई थी। सो मुर्शिद कुली खान शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम ढाका टू मुर्शिदाबाद, बिल्कुल सही बात है। मुर्शिद कुली खान जो कि एक नवाब थे, फर्स्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल, उसने ढाका से मुर्शिदाबाद में कैपिटल को शिफ्ट कर दिया था। अलीवर्दी खान एबॉलिश जागीरदारी सिस्टम एंड रिप्लेस इट विथ इजरा सिस्टम ऑफ रिवेन्यू फार्मिंग, नो,
है ना। अलीवर्दी खान ने इसको रिप्लेस नहीं किया था, इसको अलीवर्दी खान ने नहीं, मुर्शिद को अली खान ने रिप्लेस किया था, ठीक है। और इजरा सिस्टम मैंने बता दिया था भाई, इजरा सिस्टम में क्या है, एक तरह से रिवेन्यू कलेक्ट करना पड़ता था आपको, है ना। कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू पहले तो इजरा सिस्टम, कॉन्ट्रैक्टर्स जो थे वो सिक्योरिटी बॉन्ड के फॉर्म में लेते थे पैसा, ठीक है। तो वही है चीज़ें, करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा वन ऑनली, नाम अलग अलग है, चीज़ें सेम है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विद रेफरेंस टू द स्टेटस ऑफ लैंडलॉर्ड्स इन द लेट 18th सेंचुरी। लेट 18th सेंचुरी मतलब क्या समझते हो भाई? 18th सेंचुरी मतलब क्या होता है? 18th सेंचुरी मतलब 1701 से लेके 1800 तक, है ना। लेट 18th सेंचुरी मतलब 1750 से लेके हम बात करेंगे 1800 तक। A class of rich peasant known as jotedars consolidated their position in the village and acquired large tracts of land। बिल्कुल सही बात है। लेट 18th सेंचुरी में क्या हुआ, कुछ जमींदार, बड़े बड़े जमींदार ने क्या कर लिया, है ना, जिनको जोतीदास बोलते हैं, उसने पूरा पूरा विलेज में बहुत बड़े जमीन खरीद लिया, ले लिया। एंड दे एडेड एंड सपोर्टेड जमींदार्स टू कलेक्शन ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम रॉयट्स। ना भाई ना, ये रेसिस्ट करते थे, बड़े बड़े जमींदार से ना भाई, जैसे जमीन है इनके पास, तो ये रेसिस्ट करते कि आप पीसेंट से क्यों लोगे, है ना, आप उनको क्यों इंडिपेंडेंटली आप उनसे लोगे, तो ये रेसिस्ट करते थे, नॉट एडेड। सो भाई क्योंकि उनसे ही पैसा ले जाएगा ना भाई। तो करेक्ट हमसे पूछा जाएगा, करेक्ट किसान तो किसान होता है भाई, बड़ा हो छोटा हो, किसान का दर्द समझता है। 8 हो गया। 9, विथ रेफरेंस टू मैसूर स्टेट इन 18th सेंचुरी। हमको बात करनी है मैसूर स्टेट इन 18th सेंचुरी की। मैसूर स्टेट के बारे में बात करना है। टिप्पू सुल्तान वॉज इंसर्टेड, और टिप्पू सुल्तान इंसर्टेड हिज ओन नेम इन दी फ्राइडे सरमन एट मॉस्क इंस्टेड ऑफ मुगल एम्परर। के स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही बात है। जो खुतबा होता था जिसको हम बोलते हैं फ्राइडे सरमन, उसमें हमारे पास टिप्पू सुल्तान ने अपना नाम डाल दिया था एज कम्पेयर टू जो मुगल एम्पायर अपना डालते थे उसके मुकाबले। टिप्पू सुल्तान हैड इंट्रोड्यूस सिरी कल्चर इन मैसूर। बिल्कुल सही बात है, सिरी कल्चर को इंट्रोड्यूस किया था टिप्पू सुल्तान ने। एंड दी श्रीनगरी लेटर रिवील टिप्पू एज अ इनटॉलरेंट लीडर इन रिलीजियस पॉलिसीज। ये इनटॉलरेंट थे यार ना, ये बहुत ज़्यादा टॉलरेंट थे, हर धर्म को इक्वली ये क्या करते थे भाई, है ना, सपोर्ट करते थे। तो ये इनटॉलरेंट नहीं, ही वॉज अ टॉलरेंट लीडर। करेक्ट हमसे पूछा गया, कट जाएगा 2 और 3। अच्छा, टिप्पू सुल्तान हैज इंट्रोड्यूस्ड हिज नेम इन द फ्राइडे सेरेमन एट मॉस्क इंस्टेड ऑफ मुगल एम्पायर। ये भी सही है भाई। खुतबा में, जैसे फ्राइडे सेरेमन क्या बोलते थे, खुतबा, तो अपना नाम इंसर्ट किया है इन्होंने, ठीक है। और ये जो था, ही वॉज इनटॉलरेंट बोरा गद बोरा, ही वॉज टॉलरेंट, ठीक है। सो हमसे पूछा गया है, करेक्ट कट जाएगा 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 10 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज फैक्टर्स एंड फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेस ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया। कौन कौन से फैक्टर्स या फिर कौन कौन से फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल हैं जिससे ब्रिटिश सक्सेस हो गए। फैक्टर्स एंड फोर्सेस responsible for British success in India. They had superior arms and military strategy. Okay, they have superior arms and military strategy. बिल्कुल सही बात है यार, एक तरह से ये भी सही है ना। They had strong financial backup, ये भी सही है। They had brilliant leadership and strong support and है ना, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑफ सेकेंड लाइन लीडर्स, ये भी सही है यार। दे हैड नेशनलिस्ट प्राइड और दे हैड फ्री एंड फेयर सिलेक्शन सिस्टम इन मिलिट्री, ये भी सही है। दे हैड नेशनलिस्ट प्राइड बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग इकोनॉमिकली थ्राइविंग पीपल लिविंग इन मटेरियल एडवांसमेंट, बिल्कुल सही बात है। दे वेयर अवेयर ऑफ कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ इंडिया, ना, कहाँ अवेयर थे भाई, नहीं थे। सो आंसर हो जाएगा सी। ना क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्सिक्वेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ द बैटल ऑफ पलासी ऑफ 1757। नॉट अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ बैटल ऑफ पलासी बात करें जो कि 1757 में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लाइज इट्स मोनोपोली ओवर द बंगाल रीजन। ना, मोनोपोली जो था वो एक प्रकार से कब चालू हुआ यार, है ना, ये मोनोपोली जो था वो कब से चालू हुआ, एक प्रकार से यहीं से चालू हो गया, क्योंकि आप एक तरह से ना इसको बोलते हैं टर्निंग पॉइंट इन द ब्रिटिश इंडिया, है ना। ब्रिटिश का जो रूल था एक टर्निंग पॉइंट था।
ऐसा एक तरह से इन्होंने क्या कर लिया, मोनोपोली अपना लिया, अब कोई ट्रेड नहीं कर पाता था। मीर जाफर वॉज प्रोक्लेम्ड एज नवाब ऑफ द बंगाल, बिल्कुल सही बात है। नायब साहबदार कुड बी रिमूव्ड ऑन, नायब साहबदार कैन ओनली बी रिमूव्ड विद द कंसेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन नहीं भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी। नायब साहब जो नायब सूबेदार था ना पहले, है ना, इसको रिमूव किया जाएगा ओनली विद द कंसेंट ऑफ EIC। ये जो था ना, ये जो प्रोविजन था वो बैटर ऑफ बक्सर के बाद आया था यार, नॉट बैटर ऑफ पलासी। एंड EIC वॉज ग्रांटेड जमींदारी ऑफ 24 परगनास नियर कलकत्ता, ये भी सही है। तो ये हमारे पास गलत है, हमसे गलत पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, विद रेफरेंस टू द बैटल ऑफ बक्सर ऑफ 1764 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द फर्स्ट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद वाज साइंड विद नवाब ऑफ बंगाल वेयर दीवानी राइट्स वेर टेकन बाय द ब्रिटिश। क्या स्टेटमेंट सही है भाई? जो फर्स्ट ट्रीटी है ना जो साइन हुआ था, इट इज़ नॉट विद नवाब ऑफ बंगाल, इट इज़ विद नवाब ऑफ अवध। ठीक है, नवाब ऑफ अवध। ठीक है, मुगल एम्पायर शाह आलम वॉज गिवन टेरिटरी ऑफ कोरा एंड इलाहाबाद, बिल्कुल सही बात है। जो मुगल एम्पायर थे शाह आलम, उनको टेरिटरी दे दिया कोरा एंड इलाहाबाद का। आफ्टर कंक्लूजन ऑफ बैटल रॉबर्ट क्लाइव वॉज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ फॉर बंगाल और गवर्नर ऑफ बंगाल फ्रॉम 1765 to 67, है ना। देखो जो गवर्नर ऑफ बंगाल था ना आफ्टर द बैटल ऑफ 1857, है ना, उनको उस समय अपॉइंट किया गया था रॉबर्ट क्लाइव को, है ना। और ये बोल रहा है देखो, और फिर से बक्सर के बाद भी अपॉइंट किया गया, बट यहाँ पे देखो बोला है आफ्टर कंक्लूजन ऑफ बैटल रॉबर्ट क्लाइव वाज अपॉइंटेड गवर्नर जनरल फॉर 1765 to 1767। ये गलत बात है क्योंकि पहले भी इनको अपॉइंट कर चुका गया है भाई, ठीक है ना। तो एक तरह से ये इनकरेक्ट है, ठीक है। तो हमको दोनों रेस्पेक्ट्स को देखना है, ठीक है, क्योंकि पहले भी इनको बैटल ऑफ बलासी में मतलब 1757 में भी गवर्नर अपॉइंट किया गया था, ठीक है। तो 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स, नॉट ओनली 1 टाइम्स। सो ये भी इनकट हो जाएगा। तो हमको इनकट पूछा गया है, इनकट 1 and 3 थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, बट हाँ इस प्रकार से आपको समझना है, बिकॉज इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कुछ जिसमें लोग गलत कर देते हैं। क्वेश्चन 13 है, विद रेफरेंस टू ब्रिटिश पॉलिसी और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, है ना, इस तरह की चीज़ें जो है ना क्वेश्चन बनाने से दिमाग आती है, बुक पढ़ने से मिस हो जाती हैं यार। विद रेफरेंस टू द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। In the policy of ring fence, native states were assured of military assistance by the British against external threats. बिल्कुल सही बात है। In the policy of subsidiary alliance, native states were ensured of protection by the British against both external and internal threats. ना भाई ना, इंटरनल थ्रेट्स के खिलाफ नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल थ्रेट्स के खिलाफ। ऐसा है क्या? नो, दोनों के खिलाफ, एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेट। सब्सिडियरी अलायंस में क्या होगा, आपके अंदर हम क्या रखेंगे, मिलिट्री रखेंगे, आपके अंदर की लड़ाई और बाहर की लड़ाई दोनों से हम बचाएंगे, है ना। और जो पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस अगर हम इससे अपना पूछा गया तो हमको ये पता होना चाहिए कि इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था, वॉरेन हेस्टिंग ने। तो पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस हमको दिमाग बनाना चाहिए, सब्सिडियरी अलायंस हमारे दिमाग बनाना चाहिए, जिसको हमने इंट्रोड्यूस किसने किया था, वॉलेस्ली ने, है ना, है ना। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोले तो डलहाउसी। बट ये सबसे पहले जो ओरिजिनेशन मैंने बताया था, सब्सिडियरी अलायंस का ओरिजिनेशन जो था वो डुप्लेक्स के अंदर था। इन बोथ पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस एंड सब्सिडियरी अलायंस, नेटिव स्टेट हैड टू मेंटेन द गिवन आर्मी एट देयर ओन एक्सपेंस। बिल्कुल सही बात है, दोनों में, है ना। सपोज आर्मी तो मैं रख दूंगा, पैसा इसको देना पड़ेगा जिस स्टेट में रखे हैं उसको। करेक्ट हमसे पूछा, करेक्ट जाएगा डी, तीनों। तो हमने कवर किया भाई जो बैटल 1857 के बैटल के पहले क्या क्या हुआ था, रिवोल्ट, बिफोर रिवोल्ट ऑफ 1857। अब हम कवर करेंगे, है ना, द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 के रिवोल्ट के समय हुआ क्या था। तो बात करते हैं भाई क्वेश्चंस की, किसके क्वेश्चंस की, रिवोल्ट ऑफ 1857 से कौन क्वेश्चन आया था। अब बच्चे को यही तो पता होगा, क्या कम से कम कुछ नहीं पता तो ये तो पता होगा कि हाँ भाई रिवोल्ट ऑफ 1857 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द जनरल सर्विस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट। हमको बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ध्यान नहीं देते लोग उस चीज़ों पे, है ना। एनसीईआरटी में बहुत सारी मेंशन किया, बट एनसीईआरटी ने जो थ्योरेटिकल पेज भाई भर दिए हैं ना, उसमें चीज़ें को इंपॉर्टेंट कौन सा है समझ नहीं आता। बट अब हम इसको थ्योरेटिकल चीज़ों को
पॉइंट वाइज कवर कर रहे हैं, एमसीक्यूज में कवर कर रहे हैं, तो जिससे वो चीज़ें दिमाग में ना अटक जाती है। सो जनरल सर्विस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट की बात करनी है। इट वॉज पास ड्यूरिंग द रीजन ऑफ लॉर्ड डलहौसी। ना भाई ना, 1856 में लॉन्च किया गया था, और एक तरह से कारण था भाई 1857 के वॉल्ट का ना, जो रिवोल्ट ऑफ 1857 था ना भाई, एक ऐसा नहीं था कि भाई एक इंसिडेंट ने उसको पूरा बना दिया है ना, जो अंदर से जो आना गुस्सा जो पैदा हो रहा था जवानों के बीच में ना, जो सिपाही थे उनके बीच में, वो एक प्रकार से है ना, जब मंगल पांडे को फांसी दे दी गई तो उस समय उनका क्या हुआ, एक तरह से भड़क गया बात। तो लेकिन जो कल्बिनेशन था वो बहुत सारे एक्ट्स की वजह से होता था। इसमें से एक एक्ट था जनरल सर्विस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, जो कि पास किया था लॉर्ड कैनिंग ने, ठीक है, नॉट बाई डलहौसी यार, है ना, इट इज बाई कैनिंग। डलहौसी का जो टेन्योर था 1948 से 1956 तक, याद रखना डलहौसी का, कैनिंग का, जो इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल उनका जो टेन्योर है वो याद होना चाहिए भाई, बिकॉज क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ पे, है ना। इट इंश्योर दैट ऑल फ्यूचर रिक्रूट्स टू बंगाल आर्मी वुड गेट अ सैलरी इक्वल टू द ब्रिटिश आर्मी। जो जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट या फिर एस्टैब्लिश, जो जनरल सर्विस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट है, ये क्या बोलता था कि ये बोलता था कि जो भी फ्यूचर रिक्रूट्स होंगे बंगाल आर्मी के अंदर, उनको जहाँ पे अंग्रेज बोलेंगे, जहाँ पे ब्रिटिश बोलेगी, वहाँ पे जाके काम करना पड़ेगा। और एक प्रकार से जो यहाँ पे है ना हिंदूज थे, उनके लिए क्या है, देश से बाहर जाना, क्योंकि समुद्र पार के जाना मतलब धर्म को खोद बैठना, ऐसा था भाई एक तरह से कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो उसीलिए वो समुद्र के पार जाना नहीं चाहते थे, बट ब्रिटिश उनको भेज रही थी म्यांमार में, तो उसीलिए वो गुस्सा हो गया था उनको। सो इट एंश्योर दैट ऑल फ्यूचर रिक्रूट्स टू द बंगाल आर्मी गेट इक्वल सैलरी। ना भाई ना, इक्वल सैलरी की बात कहाँ से हो गई, है ना, रिक्रूट में था, यहाँ पे सर्व एनीवेयर की बात होती थी, ठीक है। सो ये इनका एक्ट है। द एक्ट कॉज रिसेंटमेंट अमॉन्ग इंडियन सिपोज, बिल्कुल सही बात है, उनके अंदर एक रिसेंटमेंट आ गया भाई, बिकॉज दे सर दैट अगर वो क्रॉस कर देंगे सी को, क्रॉस कर देंगे, क्रॉसिंग द सी फॉर हिंदूज इज, है ना, इक्वल्स टू लॉस ऑफ कास्ट, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिसेंटमेंट था, एक तरह से नाराजगी थी यार। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा 3 ओनली, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिवोल्ट ऑफ 1857 की रिवोल्ट की बात करनी है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ पैन इंडिया पार्टिसिपेशन वाज प्रेजेंट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। यार पैन इंडिया तो नहीं था, बिकॉज ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड साउथर्न पार्ट जो थे इट वाज रिमेन अनअफेक्टेड, बिकॉज जनरली यहाँ पे सपोज करो ये इंडिया हो गया, तो यहाँ पे जनरली ये नॉर्दर्न पार्ट इन्वॉल्व था, है ना, उतना ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट अनअफेक्टेड, तो इट इज नॉट अ पैन इंडिया मूवमेंट, ठीक है। ऑल क्लासेस एंड एजुकेटेड इंडियन सपोर्टेड दिस रिवोल्ट टू इंश्योर ब्रिटिश, है ना, फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश। ना भाई ना, खास कर तो जो है ना अपर क्लास थे, उन लोग एजुकेटेड लोग सोचते थे कि क्या यार हमारे पास देश को विकास कर रहे हैं ब्रिटिश लोग, है ना, एक तरह से मॉडर्नाइजेशन ला रहे हैं, अगर हमने इसको भगा दिया तो हमारा देश कहाँ पीछे चला जाएगा, ऐसा सोचते थे उस समय, जो कि गलत सोच थी, ठीक है। मोस्ट इंडियन रूलर रिफ्यूज टू ज्वाइन दिस रिवोल्ट एंड ऑफन गेव सपोर्ट टू द ब्रिटिश। ज़्यादातर इंडियन जो थे वो, है ना, बिल्कुल सही बात है ना, रिवोल्ट में ज्वाइन करने से इन्होंने क्या कर दिया, मना कर दिया, जिससे वो सपोर्ट करते थे ब्रिटिश को, ठीक है। तो करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा 3 ओनली, आंसर हो जाएगा 2 का ए। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर अबाउट द लीडर्स एंड द प्लेस ऑफ द रिवोल्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार का क्वेश्चन तो आपने हर टेस्ट सीरीज में देखे होंगे, है ना, और ये तो एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है यार, ठीक है। सो हमसे क्या पूछा गया है, लीडर्स की बात करनी है, वो कहाँ पे वो राज करते थे, कहाँ पे उन्होंने लड़ाई है, हमसे पूछा गया। तो भागपत जो सेंटर था वहाँ पे बख्त खान थे क्या, हाँ, भागपत में बख्त खान नहीं थे, शाहमल थे, ठीक है ना, ओके। जो कि यूपी के अंदर एक जगह है, बरेली के अंदर खान बहादुर, बिल्कुल सही बात है, बरेली के अंदर जो लीडर थे वो खान बहादुर थे। एंड फैज़बाग के अंदर शाहमल नहीं थे, फैज़बाग के अंदर, है ना, फैज़ाबाद के अंदर हमारे पास मालवी अब्दुल्ला, नॉट शाहमल, मालवी अहमदुल्ला वॉज द लीडर इन फैज़ाबाद। बिहार के अंदर तो बच्चे को पता है यार, कंवर सिंह, कंवर लेक से याद रख लेना, बिहार के अंदर कंवर लेक है, तो कंवर सिंह जो थे वो बिहार के अंदर लीडर थे। तो करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट जाएगा 2 एंड 4, आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। तो ये बख्तपट और फैज़ाबाद वाला लोग इग्नोर मार देते हैं, लेकिन इसको इग्नोर नहीं मारना भाई। वैसे बोल रहा हूँ, बख्तपात में कौन था, बख्तपात में शाहमल वॉज द लीडर, एंड फैज़ाबाद में अहमदुल्ला,
ये हो गया भाई। क्वेश्चन नंबर 4 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द कॉज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। हमको बात किसी करनी है, रिवोल्ट ऑफ 1857 के कारण की बात करनी है। रैम्पेंट करप्शन इन द कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन स्पेशली अमॉन्ग पुलिस लोअर लॉ कोर्ट्स वॉज द मेजर कॉज ऑफ डिसकॉन्टेंट। बिल्कुल सही बात है, जो करप्शन था भाई ऐसा नहीं कि आज पैदा हुआ है इस देश में ना, पहले से था, है ना। मिक्सिंग ऑफ बोन विथ आटा, है ना, ऐसे ऐसे रिपोर्ट आने लगे भाई कि हाँ जो करप्शन की चीज़ें हैं ऐसे ऐसे, है ना, मतलब बहुत सारा करप्शन था यार। इसीलिए यहाँ पे एक तरह से दोनों के बीच में, यहाँ पे जो लोग थे उनके बीच में एक तरह से गुस्सा था कि ऐसा कैसे कर सकते हो बोल के, ठीक है। तो और सोशियो कल्चरल एंड पॉलिटिकल, है ना, हर जगह करप्शन था प्रेजेंट एट द ऑल लेवल, छोटे से छोटे आदमी से बड़े से बड़े आदमी तक। तो एक तरह से ये भी कारण था रिवोल्ट ऑफ 1857 का। And the company's policy like subsidiary alliance doctrine of lapse caused suspicion in the minds of almost all ruling princes और रूलिंग प्रिंसेस। ये कुछ राजा भी तो यहाँ पार्टिसिपेट किए थे यार, ना तरह से राइट्स ऑफ सक्सेशन को ले जा रहे हैं इन लोग। The increased activities of the Christian missionaries were also seen with suspicion and mistrust। बिल्कुल सही बात है, करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा सी, तीनों को तीनों सही है भाई। क्वेश्चन नंबर 5 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इमीडिएट रीजन फॉर द रिवोल्ट ऑफ। देखो भाई यहाँ पे पूछा गया इमीडिएट रीजन, याद रखना, इमीडिएट रीजन फॉर द व्हाट, फॉर रिवोल्ट ऑफ 1857। द मिक्सिंग ऑफ बोन डस्ट इन आटा एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द एनफील्ड राइफल। बच्चे को पता है एनफील्ड राइफल ने एक तरह से विद्रोह की भावना एकदम तेज कर दी। और ये बोला था कि भाई हड्डी, लेकिन ये अफवाह है ना, हड्डी को पीस के आटे में मिला दिया जा रहा है, ऐसा अफवाह फैली थी। इसकी वजह से एक तरह से गुस्सा आ गया था लोगों के बीच में। और ये भी अफवाह था कि अफवाह की सही कोई पता नहीं, बट हाँ ग्रीस्ड कार्टिलेज जो थे, यहाँ पे जो कार्ट्रेज थे ना, ग्रीस्ड कार्ट्रेज मतलब जिसके अंदर बारूद भरा जाता है, ऑफ न्यू राइफल जो कि एनफील्ड राइफल था, वॉज रिपोर्टेडली मेड ऑफ बीफ एंड पिग फैट, ऐसा न्यूज़ था, है ना। ये भी एक तरह को उनको इमीडिएट रीजन था भाई रिवोल्ट का। एंड स्ट्रिक्ट पनिशमेंट टू द सिपाही फॉर रिफ्यूजिंग ग्रीस्ड कार्ट्रेज। यस, लाइक मंगल पांडे ने रिफ्यूज कर दिया तो उसको कहाँ पे दे दिया गया, उसको एग्जीक्यूट कर दिया, है ना। तो यही एक इंपॉर्टेंट कारण था। तो ये मतलब इंपॉर्टेंट नहीं, इमीडिएट रीजन था जिससे रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ भाई। तो यहाँ पे करेक्ट हमसे पूछा गया, कट जाएगा, ऑल द अबव आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू शाहमल। अभी भी देखा हमने भाई, शाहमल कौन था बे, शाहमल कौन था, शाहमल जो था लीडर था भाई, है ना। कहाँ पे अभी देखा हमने, यहाँ पे कहाँ पे बखपत पे। अभी बखपत कहाँ पे, यूपी में एक जगह था, ठीक है। ही वॉज किल्ड इन 1857 रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स एंड एलेज दैट हिज बॉडी वॉज कट इनटू पीस एंड टेरिफाई पीपल। बिल्कुल सही बात है यार, शाहमल को मार के ना, इनको टुकड़ों में काट के ना लोगों के बीच में फेंक दिया गया, मतलब दिखाया गया कि देखो आप भी ऐसे लड़ोगे तो आपका भी यही हर्ष होगा। सो बिल्कुल सही बात है। ही वॉज द बिग जमींदार ऑफ जगदीशपुर ना भाई, अभी देखा ना मैं, भागपत के एक जमींदार थे, है ना, है ना। ये 84 विलेज के किनशिप राइट्स कैरेक्टर थे चौहाना, तो बहुत बड़े आदमी थे ये, ठीक है। नॉट जगदीशपुर, इट इज भागपत। ही ऑर्गेनाइज दी हैड एंड ऑल्सो पीजेंट्स ऑफ 84 विलेज। बिल्कुल सही बात है, 84 विलेज को इन्होंने ऑर्गेनाइज कर लिया था, मोबिलाइज कर लिया था। तो करेक्ट हमसे पूछा 1 और 3, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 7 है विद रेफरेंस टू द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन ऑफ 1858। क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन की बात करनी है। द एरा ऑफ एनेक्सेशन एंड एक्सपांसन हैड एंडेड। क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन के बाद जो एरा ऑफ है ना प्रोक्लेमेशन मतलब एक्सपांसन था वो एक तरह से रुक गया। बिल्कुल सही बात है। इंडियन स्टेट्स नीड नॉट टू रिकॉग्नाइज द पैरामाउंटसी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ना। अब जो होगा, इंडियन स्टेट्स को पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की बात मानते थे, अब उसको ब्रिटिश क्राउन की बात माननी पड़ेगी। सो यहाँ पे पैरामाउंटसी जो था कि आप क्वेश्चन नहीं कर सकते इनके रूल को, वो यहाँ पे चालू हो गया एक प्रकार से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 से। सो पैरामाउंटसी ऑफ क्राउन जो था वो आया, नॉट गया, नॉट बोल रहा है ये। इक्वल एंड इम्पार्शियल प्रोटेक्शन अंडर द लॉ टू ऑल इंडियंस। इक्वल प्रोटेक्शन होगा क्या, बिल्कुल सही बात है। ऐसा बोला तभी तो जाके आपने विश्वास जीत पाओगे, बिकॉज आपने विश्वास खो दिया था, इसीलिए लड़ाई हुआ 1857 में। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा सी। 1 और 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द स्टेप्स टेकन बाय द ब्रिटिशर्स पोस्ट रिवोल्ट ऑफ 1857।
जब रिवोल्ट ऑफ 1857 हो गया तो कौन कौन से स्टेप्स लिए गए अंग्रेजों के द्वारा, ये हमसे पूछा गया है। द नंबर ऑफ इंडियन सोल्जर्स इंक्रीज इन दी आर्मी टू करब सच रिवोल्ट। ना भाई ना, अब इंडियन को नहीं रखेंगे, सारे इंडियन लोग जो है ऐसे ऐसे अंग्रेज लोग सोचने लगे कि इंडियन रखेंगे तो इन लोग फिर से लड़ाई कर देंगे यार, तो हम क्या करेंगे, यूरोपियन सोल्जर्स का नंबर बढ़ाएंगे, इंडियन को नहीं रखेंगे, बिकॉज यूरोपियंस आर लॉयल, ऐसा सोचते थे वो। कोऑपरेशन अमॉन्ग सिपोई विल बी इंक्रीज टू इंश्योर यूनिटी। देखो भाई यहाँ पे डिवाइड एंड रूल का कॉन्सेप्ट लाया, बिकॉज अगर हिंदू मुस्लिम एक साथ रहेंगे तो हम हमारे खिलाफ फिर से लड़ जाएंगे। सो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लाया था इन्होंने बहुत दिन से अपनाया था, बट अब इसको सिपोई के अंदर भी इस्तेमाल करना चालू कर दिया है ना। अलग अलग खाना, अलग अलग पैसा, अलग अलग ट्रीटमेंट, जिससे उनके बीच में लगता था, है ना। एक तरह से कॉन्सेप्ट लगाया नॉट कोऑपरेशन का, डिवाइड एंड रूल का। ऑल हायर पोस्ट इन दी आर्मी एंड आर्टिलरी डिपार्टमेंट वेयर रिजर्व फॉर द यूरोपियंस। बिल्कुल सही बात है यार, करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा 3 ओनली, आंसर हो जाएगा 8 का क्या, सी। 9 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू ब्रिटिश ऑफिस लॉर्ड कैनिंग, है ना। ब्रिटिश ऑफिसर लॉर्ड कैनिंग की बात करनी है। कैनिंग कौन था बे, उस समय गवर्नर जनरल था, किस समय, 1857 के रिवोल्ट के समय। ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल एंड द फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही बात है, गवर्नर जनरल जो था वो कब आया, 1857 के बाद आया, और वाइस रॉय का जो नाम था वो गवर्नर जनरल, अबे ऐसा नहीं, फर्स्ट गवर्नर जनरल नहीं था बे, लास्ट गवर्नर जनरल था, एंड फर्स्ट वाइस रॉय, ठीक है ना। फर्स्ट गवर्नर जनरल नहीं था भाई, लास्ट गवर्नर जनरल था, ठीक है। फर्स्ट गवर्नर जनरल तो कौन था भाई, विलियम बेनेडिक्ट, ठीक है। सो दिस इज इनकरेक्ट, फर्स्ट वाइस रॉय बोल सकते हो, बिल्कुल सही बात है। ही इशूड द क्वीन प्रोक्लेमेशन एट द खुरबार इन इलाहाबाद। बिल्कुल सही बात है, क्वीन प्रोक्लेमेशन को इन्होंने क्या किया, इशू किया, कहाँ पे, इन द दरबार, दरबार इन इलाहाबाद, है ना, दरबार एट इलाहाबाद। सो हमसे क्या पूछा गया अभी, हमसे पूछा गया, करेक्ट बताओ यार, करेक्ट हो जाएगा बी, 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 10 है कंसिडर द फॉलोइंग, कंसिडर द सब्सिक्वेंट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन ऑफ 25 अगस्त 1857। हमको बात किसी करनी है, आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन की बात करनी है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन के बारे में पहली चीज़ क्या है, दिस डिक्लेरेशन वॉज इशूड बाय फिरोज शाह। बिल्कुल सही बात है, फिरोज शाह ने आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन को इशू किया था, है ना। आजमगढ़ में जो कि यूपी के अंदर है, रिवोल्ट ऑफ 1857 के समय इसको इशू किया था, जो कि एक तरह से यूनिटी को बता रहा है अमॉन्ग द रिबल्स। इट वॉज सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक इन टोन, अपीलिंग टू बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स। बिल्कुल सही बात है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इस्तिहार, है ना, बिकॉज आप साथ में लड़ेंगे तभी जीतेंगे, वरना नहीं जीत पाएंगे इनसे, ऐसा सोच लिए थे, समझ गए थे यार। द प्रोक्लेमेशन दैट वॉज इशूड अंडर द नेम ऑफ बहादुर शाह अपील टू द पीपल टू ज्वाइन द फाइट अंडर द स्टैंडर्ड ऑफ बोथ मोहम्मद एंड महावीर। बिल्कुल सही बात है, एक तरह से ये तो मोहम्मद की बात करें, महावीर की बात करें, एक तरह से दोनों की यूनिटी की बात करें तभी जाके जीतेंगे, है ना। बहादुर शाह के अंदर ये प्रोक्लेमेशन लाया गया था, इसको इस्तिहार भी बोल रहे हैं। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 11 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू पील कमीशन सेटअप आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो 2 चीज़ यहाँ पे सीखने को मिली भाई। हाँ, 1857 के जो रिवोल्ट हुआ था उसके बाद कौन सा कमीशन आया भाई, पील कमीशन आया, ठीक है। एंड इट वाज अपॉइंटेड टू लुक इनटू द मिलिट्री अफेयर्स ऑफ इंडिया। क्या मिलिट्री अफेयर्स को देखने के लिए इसको अपॉइंट किया गया था। बिल्कुल सही बात है यार, कि लड़ाई क्यों हुई यार, क्या दिक्कतें आ गई थी। इट सजेस्टेड दैट सेवरल मेजर्स लाइक इंक्रीजिंग द रेशियो ऑफ यूरोपियन इन द इंडियन आर्मी। बिल्कुल सही बात है, इसने बोला कि आप यूरोपियन का नंबर बढ़ाओ, बिकॉज इंडियन ज़्यादा थे इसीलिए लड़ गए ये, ठीक है। तो इन कट हमसे पूछा, इन कट तो कोई सा भी नहीं है, तो आंसर हो जाएगा नाइदर 1 नॉट 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। बहुत इंपॉर्टेंट एसोसिएशन है यार, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, जो कि इसी समय के आसपास बना था, इसीलिए हमसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया। भाई मॉडर्न हिस्ट्री एक तरह से इंपॉर्टेंट है, जितना पूरा का पूरा पॉलिटी का जितना वेटेज नहीं है यार, जो कि पूरा समझ लो 30 लेक्चर्स में खत्म होता है, पॉलिटी लगभग 2-3 महीने लग जाते हैं, उसका उतना ही 1-2 हफ्ते में खत्म होने वाले मॉडर्न हिस्ट्री का उतना वेटेज है। तो आप समझना कम पढ़ के नंबर आने के चांसेस कहाँ से है, मॉडर्न हिस्ट्री से है। मॉडर्न हिस्ट्री में सिलेबस कम है, चीज़ें कम है, बहुत सारे क्वेश्चन बनाओगे तो बाहर से क्वेश्चन आने के चांसेस भी कम है।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इट वाज फॉर्म्ड आफ्टर द अमलगेमेटिंग द लैंड होल्डर सोसाइटी एंड ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी इन कलकत्ता। कि ये स्टेटमेंट सही है भाई, बिल्कुल सही बात है। जो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन था वो कब बना बे 1851 में बना। कब बना? 1851 में बना। कैसे बना? हमारे पास जो लैंड होल्डर सोसाइटी था और एक कौन सा सोसाइटी? ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। कौन सा सोसाइटी? ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। तो जो हमारे पास ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और लैंड होल्डर सोसाइटी दोनों आपस में क्या हो गए? मिल गए। दोनों आपस में क्या हो गए? मिल गए। कब मिल गए भाई? 1851 में मिल गए। और क्या बनाया इन्होंने? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी तो रहेगा और उसके बाद लैंड होल्डर सोसाइटी रहेगा। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट है और सही है। देवेंद्र नाथ टैगोर वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द एसोसिएशन। ना कौन थे भाई? हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट? हाँ, द प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट कमिटी कौन था भाई? राजा राधाकांत देव। ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था? ये इंपॉर्टेंट है चीजें। फर्स्ट प्रेसिडेंट, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट यार? राजा राधाकांता देव, है ना। उस समय सेक्रेटरी कौन थे? सेक्रेटरी थे भाई देवेंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर के पापा, है ना। और इसका एक न्यूज़पेपर था इस सोसाइटी का, ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी का एक न्यूज़पेपर था, है ना। इस न्यूज़पेपर का नाम क्या था? हिंदू। जो आज हिंदू है वही है क्या? हाँ, वही एक प्रकार से समझ सकते हो। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ही वाज नॉट द फर्स्ट प्रेसिडेंट एंड राधाकांत देव वाज द फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी। नो, हु वाज द फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी? देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो करेक्ट हमसे पूछा, करेक्ट जाएगा ए, वन ऑनली। क्वेश्चन नंबर 13 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द ऑर्गेनाइजेशन बिफोर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले जो ऑर्गेनाइजेशन थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बना था? 1885 में। हमने एक ऑर्गेनाइजेशन देखा भाई, क्या देखा हमने? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन देखा, जो कि 1851 में बना था। उसके पहले की और भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, आईएनसी के बनने के और भी पहले की। द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन वॉज फाउंडेड बाय दादा भाई नारोजी इन यूएसए। क्या स्टेटमेंट सही है भाई? दादा भाई नारोजी ने जो बनाया था इसको, ये तो सही है कि जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन था, है ना, उसको दादा भाई नारोजी ने बनाया था। लेकिन कहाँ पे बनाया था भाई? लंदन के अंदर बनाया था भाई, नॉट इन यूएसए। 1866 में दादा भाई नारोजी ने, जिनको हम ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, उन्होंने क्या किया था, है ना, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को बनाया था, नॉट इन यूएसए, इन लंदन। द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन हैड नो ब्रांच इन इंडिया। गलत बात है यार, बॉम्बे में अंदर ब्रांच था इसका, कलकत्ता के अंदर ब्रांच था, मद्रास के अंदर ब्रांच था। तो गलत बोल रहे हैं। The Indian League was started in 1875 by Sisir Kumar Ghosh with the objective of intimating a sense of nationalism among the peoples। जो इंडियन लीग था भाई, है ना, उसको 1875 में स्टार्ट किए थे क्या? जो इंडियन लीग था उसको 1875 में स्टार्ट किए थे क्या? बिल्कुल सही बात है यार, है ना। जो इंडियन लीग था उसको 1875 में स्टार्ट किया था, बिल्कुल सही बात है यार। किसने स्टार्ट किया था? शिशिर कुमार घोष ने स्टार्ट किया था, जिससे एक फीलिंग आए नेशनलिज्म का टुवर्ड द पीपल। और ये जो शिशिर कुमार घोष ने जो इंडियन लीग बनाया था 1875 में, है ना, ये इंपॉर्टेंट है यार, क्वेश्चन आ सकता है मैच द कॉलम में भी, ठीक है। तो शिशिर कुमार घोष ने जो इंडियन लीग बनाया था वो क्या करता था? एक तरह से सेंस ऑफ नेशनलिज्म लाता था। कैसे? बाय पॉलिटिकल एजुकेशन, ठीक है। पॉलिटिकल एजुकेशन के थ्रू पीपल को, है ना, पढ़ाते थे, एक तरह से एजुकेट करते थे। तो ये सही है, हमसे करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा 3 ओनली, आंसर हो जाएगा बी, है ना। क्वेश्चन 14 क्या है भाई? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म ड्यूरिंग द लेट 19th सेंचुरी। लेट 19th सेंचुरी मतलब क्या समझते हैं भाई? 1800 से लेके 1801 से लेके 1900 तक क्या हो गया? ये हो गया 19th सेंचुरी। तो हमको 1850 से लेके 1900 तक की बात करें, इसको क्या बोलेंगे? लेट 19th सेंचुरी। ओके। पुनः सार्वजनिक सभा वॉज फाउंडेड बाय महादेव गोविंद रनाडे। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही बात है। डेट याद रखना भाई, क्रोनोलॉजी पूछा जाता है, ठीक है ना। तो पुनः सार्वजनिक सभा, इंडियन लीग कब बना? बता भाई, इंडियन लीग कब बना?
इंडियन लीग बना 1875 में। एक बार फिर से मैं बात कर जो हमने अभी तक कवर कर लिया उसको बात करूंगा यहाँ पे, ठीक है। फिर से यहाँ पे इसको इस क्वेश्चन को पहले करता हूँ, फिर से एक बार क्या करूँगा यार, फिर से कंसोलिडेट करेंगे चीज़ों को। तो जो पूना सार्वजनिक सभा है, पूना सार्वजनिक सभा है ना, कब बना बे? 1870 में बना। कौन बनाया? एमजी रनाडे ने बनाया। बिल्कुल सही बोल रहा है यार। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन वॉज स्टार्टेड बाय फिरोज शाह मेहता इन 1885। बिल्कुल सही बात है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन जो था फिरोज शाह मेहता ने बनाया था। बिल्कुल सही बात है ना। फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन इम्तियाज जी, ये सब लोग मिलके है ना 1885 याद रखना, ऐसे याद मत किया था ना, ऐसे याद रखना कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन जो है आईएनसी के समय सेम समय बना था, तो ये भी सही है। मद्रास महाजन सभा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मद्रास महाजन सभा वॉज फाउंडेड बाय बदरुद्दीन त्याबजी ना। मद्रास महाजन सभा को कौन बनाया था भाई? एस सुब्रमण्यम अय्यर थे, है ना, वीर राघवाचारी थे। तो मेन आदमी जो था यहाँ पे एम वीर राघवाचारी थे, ठीक है। और ये कब बनाया भाई? 1884 में बनाया, एक साल पहले याद रखना, ठीक है। तो आईएनसी के एक साल पहले क्या बना? मद्रास महाजन सभा। उसी समय कौन सा बना? बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। तो बॉम्बे याद रखना, बॉम्बे मतलब आईएनसी बॉम्बे दोनों। और उसके बाद मद्रास महाजन सभा एक साल पहले बना। पूना सार्वजनिक सभा 1870 में बना। तो ये तो गलत है भाई, बदरुद्दीन त्याबजी ने नहीं बनाया था मद्रास महाजन सभा को। तो करेक्ट हमसे पूछा गया, कट जाएगा A 1 और 2 ओनली, ये तो सही है। अब हमको एक बार देखना जो चीज़ें हमने कवर की, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंडियन लीग था वो कब बना था? इंडियन लीग 1800 एंड इंडियन लीग हमने देखा ना भाई 18 कब बना था? 1875 में। कब किसने बनाया था? 1875 में किसने बनाया था? शिशिर कुमार घोष ने बनाया था इंडियन लीग को। और एक मैंने बताया था भाई ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जो कि कैसे बना भाई? ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी प्लस लैंडलॉर्ड सोसाइटी दोनों के मिलके 1851 में क्या बना? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बना। तो ये हमारे पास एक कंक्लूजन है, इसको दीवार में चिपका देना भाई, क्योंकि क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन यहाँ से आएगा, ठीक है। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा 1 और 2 हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 15 है, तो थोड़ा सा डिलीट करके याद करना भाई, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851 में, इंडियन लीग जो कि शिशिर कुमार घोष है ना, पूरा सार्वजनिक सभा एमजी रनाडे है ना। उसके बाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन ड्यूरिंग दी, देखो याद रखना बॉम्बे और मद्रास वाले जो हैं वो दोनों आईएनसी से रिलेटेड करना है अपने को, ठीक है। उसके बाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन जो था वो तो हमारे पास 1855 में बना था, तो इसको आगे पीछे कर दो, बिकॉज यहाँ पे पहले क्रोनोलॉजी में कौन आएगा? क्रोनोलॉजी ऊपर नीचे है बस, हाँ ठीक है। पहले देखो, पहले ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, ठीक है। मद्रास महाजन सभा जो था उसमें एम वी राघवाचारी थे, 1884 में बना था ये। ना क्वेश्चन नंबर 15 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू फैक्टर्स इन द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म। हमको बात करनी है ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म में कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे, उसकी बात करनी है। वेस्टर्न थॉट्स एंड मॉडर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन, यस। रोल ऑफ प्रेस एंड लिटरेचर, ग्रोथ इन वर्नाकुलर लैंग्वेज, यस। राइज ऑफ मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया, बिकॉज जब तक मिडिल क्लास आगे नहीं बढ़ता देश कभी आगे नहीं बढ़ता, ये तो सिंपल सी बात है यार, ठीक है। तो तीनों चीज़ सही है यहाँ पे। हमारे पास 15 का आंसर क्या हो जाएगा यार? 15 का आंसर हो जाएगा डी, करेक्ट हमसे पूछा गया। तो ये हमने कवर किया क्वेश्चंस फ्रॉम दी रिवोल्ट ऑफ 1857, बिफोर रिवोल्ट ऑफ 1857, आफ्टर रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड द फॉर्मेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, है ना, मतलब ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन नहीं, मतलब आईएनसी, है ना। तो ये चीज़ें जो कवर की हैं भाई सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, कंफ्यूजन नहीं होगा, बिकॉज कंफ्यूजन जिसके दिमाग में रहे वो कभी इसके एग्जाम को क्रैक कर नहीं सकता भाई। कम पढ़ो लेकिन कंफ्यूजन में चीज़ों को मत रखो यार, है ना।